अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, ये वो नारे हैं जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं अपोजिशन की तरफ से इमरान खान हुकूमत के हवाले से। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान वो हैं जो पिछले 25 साल से मुसलसल करप्शन के खिलाफ जिहाद करते आए हैं और उनके बदतरीन मुखालिफिन भी उन पर हर तरह की तनकीद करने से पहले ये ज़रूर कहते हैं कि माना इमरान खान फाइनेंशियली ऑनेस्ट हैं, करप्ट नहीं, लेकिन उनके दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ करने से बाज नहीं आते। और ये बिल्कुल 16 आने दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब की अपनी टीम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक तो माजी के जो सियासतदान हैं, जो फसली बटेरे हैं, कुछ तो वो उनके साथ आ गए और कुछ उनके अपने साथी भी जो नारे तो बिल्कुल इमरान खान की तब्दीली कैसे लगाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वो भी कुछ, वो क्या कहते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जी, अद्वियात की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ था। अगर आपको याद हो, आमिर कियानी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि वो वफाकी वज़ीर सेहत थे और उन्होंने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिस वजह से प्रिसाइजली उनको हटाया भी गया। ये पूरा एक केस मीडिया पर बिल्ड किया गया उनके खिलाफ और हम सब ने उनको सवाल किया। लेकिन आज उसका ड्रॉप सीन कुछ यूं हो गया है कि नैब की तहकीकात के मुताबिक आमिर कियानी बेकसूर निकले हैं, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिल सके। वो इस केस में, बल्कि ये केस बिल्कुल शुरू की स्टेज पर, जिसे सीवी स्टेज कहा जाता है नैब में, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज, उसी में डिसमिस हो गया है क्योंकि वो कंप्लेंट ही वेरीफाई नहीं हो सकी। और इसमें दिलचस्प बात यह है, वैसे तो ऑपोजिशन बहुत चिढ़ कर कहती है, इमरान खान साहब से शिकायत करती है कि आप हर चीज़ का मुद्दा हम ही पर डाल देते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ इस केस में भी नैब तहकीकात के मुताबिक नून लीग हुकूमत ने, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान थे, तो 22 मई 2018 को नून लीग हुकूमत ख़त्म होने से कुछ दिन कबल इस तजवीज़ पर साइन किए थे नून लीग की काबीना ने कि जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, जो ड्रैब की तरफ से बनाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये अलग बात है कि कुछ ही दिन बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और वो उसको इम्प्लीमेंट ना करवा सके और निगरान हुकूमत भी उसको इम्प्लीमेंट ना करवा सकी। तो जब पीटीआई हुकूमत आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था जजेस का, उन्होंने ये हुक्म सादिर किया कि हुकूमत इसको वजारत सेहत जो है वो वफाकी काबीना को 15 दिन के अंदर अंदर इस पर लिख भेजे और इसका कोई फैसला किया जाए। वो बाद वफाकी काबीना के पास गया और उसके बाद वो टास्क फोर्स के हवाले किया गया कि आप इस पर बताएं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद थे, ड्रैब के कई सीनियर लोग उसमें मौजूद थे। करते कराते जब सारी तफ्तीश और तहकीक की गई तो जिस चीज़ की तलाश और खोज जारी थी कि आमिर कियानी ने क्या गड़बड़ की वो पता लगाया जा सके, तो वो पता चला है कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं था और वो बेकसूर निकले हैं और बरी हो गए हैं इस सारे मामले से। आज के प्रोग्राम में कुछ इस पर भी बात करेंगे कि ये जो मीडिया ट्रायल बहुत से लोगों का होता है और कई लोग बिल्कुल दुरुस्त वो साबित भी हो जाते हैं कि गड़बड़ की थी, कुछ लोग ये आमिर कियानी की तरह वो गलत थी, बेचारे रगड़े जाते हैं। क्या कानूनी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? और फिर हम जब आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर का नाम सुनते हैं तो इसमें चीनी चोर के हवाले से इमरान खान हुकूमत को भी ये दोबारा से क्रेडिट जाएगा कि ये वाहिद हुकूमत है, चोरी तो हर दौर में होती आई है, लेकिन कम अज़ कम यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तहकीक की जाती है, फिर उस रिपोर्ट पर कि उसके मुताबिक जो जिम्मेदारान होते हैं उनका तयन किया जाता है, निशानदेही की जाती है, तो कम अज़ कम कुछ तो सवाल ये हुकूमत कर रही है। अगला मरहला बड़ा मुश्किल है जी कि वो जब स्टे लेकर आ जाते हैं अदालत से, उनको रिलीफ मिल जाता है, शुगर मिल्स मालिकान हो या दीगर जिन लोगों को सवाल किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो अवाम हुकूमत की तरफ शिकवा के ना नज़रों से देखती है कि हमने आपको तब्दीली के लिए वोट दिया था, अब आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर ज़रा डस्का इलेक्शन जो हुआ था NA 75 का,
उसमें जो हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे की गड़बड़ सामने आई है कि इसमें ठीक ठाक रिगिंग करने की कोशिश की गई थी। सो इस हवाले से पीटीआई हुकूमत क्या जवाब देगी कि क्या फिर आप लोगों ने भी वही पिछलों वाला काम करना है या आपने कोई तब्दीली लानी थी जिसके लिए आपको वोट किया गया? अजहर सिद्दीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये नैब से क्या हमारी अवाम की तवक्कुआत कुछ ज़्यादा ही वाबस्ता हो गई हैं या हमारी तवक्कुआत दुरुस्त हैं और नैब को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि कोई इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे? बहुत शुक्रिया आपका। इशू तो आपने बड़ा अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में उठाया है कि नैब को हमेशा से हरफ तनकीद बनाया जाता है, लेकिन नैब की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। सिंपल सी मिसाल उसकी है कि पुलिस का कन्विक्शन रेट जो पुलिस में सजाएं हैं वो 8 से 10% है, जबकि नैब में तकरीबन 70% के करीब सजाएं हैं, जो शुरू में गालबन कोई 80-90% के करीब सजाएं थी। यहाँ वजह यह है कि नैब ने पब्लिक एट लार्ज के हवाले से कई मामला को टेकअप किया और उसके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। सियासी लोगों के हवाले से ही मामले आएंगे, लेकिन नैब को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और उसका डिसएडवांटेज ये है कि अब दूसरी और तीसरी जो तरमीम आई है उसमें ये माफिया शायद जो इस तरह के जो माफिया हैं जो पब्लिक करते हैं वो शायद निकलने की कोशिश करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि नैब को अब जो रिस्ट्रक्चर भी अगर करना है तो इस तरह रिस्ट्रक्चर नहीं कर देना कि नैब के आप दांत ही निकाल लीजिए। बाहर लग जा रहा है कि यहाँ से नैब के दांत निकाल लिए जाए। और एक खबर देता चलूं आपको मैं कि ये जो तीसरी तरमीम आई है, तीसरी तरमीम को खत्म करने के लिए सेनेट के लिए बाकायदा मीटिंगें चल रही हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी को शायद उसको डिस्प्रूव करवा लिया जाए। इमरान खान ने अगर कोशिश भी की है उनकी गवर्नमेंट ने, तो वो भी उसका मंतकी अंजाम की तरफ शायद ना जाने दिया जाए। अब जो इशू जो आपने बात उठाई है वो बड़ी अहम इशू है। नैब का जो इदारा है उसका तरीकाकार यही है कि पहले शिकायत जाती है, उसकी कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती है, फिर वो अपग्रेड होती है इंक्वायरी में, फिर वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है, फिर रेफरेंस फाइल, इतनी स्टेजेस हैं। उसके बाद यही वजह है कि कन्विक्शन रेट बेहतर है। लेकिन यहाँ जो असल बात आपने उठाई है वो सोचने की ये है कि एक बात बता दूं, मैं पब्लिक इंटरेस्ट में गुज़श्ता 20 सालों से काम कर रहा हूँ और हर गवर्नमेंट के अंदर ऐसी ऐसी पिटीशनें जिन्होंने 3-3 अदवार देख ली हैं। ये पहली गवर्नमेंट है कि उन्होंने चीजों को मंतकी अंजाम तक लेके गया। मैं मिसाल के तौर पर चीनी की कमीशन रिपोर्ट अगर आ जाए, गंदम की कमीशन रिपोर्ट आ जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से जो बहरान पैदा हुआ उसकी कमीशन रिपोर्ट आ जाए, IPVs की कमीशन रिपोर्ट आ जाए, लोन्स के हवाले से कमीशन रिपोर्ट आ जाए, ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस गवर्नमेंट को। यानी इन्होंने कोई, अब ये अलग बात है कि मामला कोर्टों में चले गए, कोर्टों में यानी 2-2.5 साल तो चीनी के मामला में हो गए। पहले मुख्तलिफ हाई कोर्टों में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया और चीनी की कीमत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील के पास गया और तमाम शुगर मिले आई। बाकायदा 8-9 महीने की एक एक्सरसाइज हुई, इनकी मर्जी के मुताबिक कीमत मुकर्रर की गई। जब वो कीमत मुकर्रर एनफोर्समेंट का फैसला आया तो अब ये नई जहत ले आए कि ये 18वीं तरमीम के बाद वफाक का नहीं सूबों का इख्तियार है। और ये मामला, इस मामले में कानूनी अपने दाव पेज के अंदर ये फंसा हुआ है। और गंदम के हवाले से मैंने कोशिश की है कि मैं वो चीजें भी सारी सामने लेकर आ जाऊं, लेकिन यहाँ सोचना ये होगा कि इस गवर्नमेंट को अपने इन इश्यूज को सही तरह पब्लिसाइज भी करना है। यानी अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ जाए, मैंने ये बाकायदा पिटीशन दायर करके मैं पिछले को 8 सालों से लगा हुआ हूँ। और वो दो कमाल की बातें हैं कि ये जो आज बात कह रहे हैं कि हमने पेट्रोलियम की कीमतें अब बढ़ रही हैं, हमारे दौर में जब शानदार के दौर में देखे तकरीबन 70% के करीब सेल टैक्स लगता रहा है और ये कहते रहे कि बजट का खसारा पूरा करना है। इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया नहीं। इस गवर्नमेंट का एक एडवांटेज ये है, जो मैंने जो चैलेंज किया था कि आप सेल टैक्स 17% से ज्यादा नहीं ले सकते, इन्होंने सेल टैक्स 17% से नीचे ले आए। यानी ये नहीं कि 70% से 17% से नीचे ले आए, कीमतों को कंपैटिबल बनाने की कोशिश की। बात फिर वही है कि बातें साहब में पॉलिटिकल स्कोरिंग करते हैं कि मैं आऊंगा, कम कर दूंगा, ज्यादा। अगर कोई चाहता है कि इस मुल्क में से महंगाई खत्म हो, ये सारी चीजें सारी इकट्ठी हो तो एक पेज पे आए, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पे आए और इन माफिया का बैठकर मुकाबला करें। बल्कि ये नहीं कि आप ख्वाजा आसफ की तरह जब उन्हें कीमतें बताई जाए, उन्हें बताया जाए कि आपके दौर में किया गंदम की कीमत ये थी, अपना घी की कीमतें ये थी, तो उन्होंने सारा डाल दिया कंपटीशन कमीशन के ऊपर। तो ये सोचने वाली बात है। मलिया आपने जो इशू उठाया है, यहाँ सारों को एक पेज पे लाकर बाकायदा इनको कन्फ्रंट कराया जाए, बिठाएं इनको। मैं कहता हूँ असेंबली के अंदर बिठाएं इनको, उनको बताएं भाई ये कीमतें कैसे कम करें। वो कहेंगे गवर्नमेंट बताए, भाई गवर्नमेंट तो कर रही है,
आप बताएं कि इस मामले को आप क्या चाहते हैं, यानी क्या टैक्सेस खत्म कर दिया जाए? अच्छा, अगर टैक्सेस खत्म कर दिए तो रेवेन्यू कैसे पूरा होगा? आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिस्पैरिटी है आप और हम सब देख रहे हैं, यानी ये मुल्क सबका है। अब ये नहीं है कि मैं आऊंगा और मुल्क उस वक्त लुटता रहे और कल आके कहेंगे हम आएंगे हम करेंगे। ये वतीरा इन अपोजिशन जमातों को खत्म करना है, वो नहीं खत्म करना है इन्होंने। यही ये बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और सारे मामला को लेकर आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने बहुत सही राइटली पॉइंट आउट किए चंद बहुत चीदा फंडामेंटल मसाइल जो कि हमारे सिस्टम की जड़ों में बैठ गए हैं, लेकिन वो जो बार बार एक बात करते हैं ना, जो हम सब भी बात करते हैं कि ये स्टे लेकर आ जाते हैं, स्टे के पीछे छुपते हैं, कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुपते हैं कि किसी तरह बस हमारी पूछ-गिछ ना हो और हम इससे बच निकलें। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब टाइम इज एक्चुअली रनिंग शॉर्ट और इमरान खान हुकूमत दे आर एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम, और 2023 में इलेक्शन का मतलब है कि आइंदा 4 से 6 माह बाद बाकायदा फुल फ्लेज्ड इलेक्शन कैंपेन्स का आगाज हो जाएगा तमाम हलकों में। तो इमरान खान हुकूमत क्या जवाब देगी अगर फर्ज करें कि मैं पूछूं कि जी पीटीआई का कोई आता है पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे पास कि मुझे वोट करें, तो अगर मैं उनसे पूछूं कि आपको किस लिए वोट करें, कि आप एज अ बाय स्टैंडर हेल्पलेसली आप हाथ बांध कर खड़े रहे कि जी वो स्टे लेकर आ जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, तो व्हाट ऑप्शंस डू दे एग्जैक्टली हैव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मोहतरम अपना अजहर सिद्दीक साहब की बात से एग्री नहीं करूंगा कि ये तमाम लोग इकट्ठे बैठे हैं और जनाब फैसला करें कि कैसे कीमतें कम करनी है, कैसे क्या करना है। और अजहर सिद्दीक भाई सर, ये तो सब खुद इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, यही मिलियनर्स हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीटीआई के लोग हों। तो आपके ख्याल में ये वेस्टेड फोर्सेस जिनका अब तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो खुद बैठ के तय करेंगी कि अच्छा जनाब कैसे मामला को कंट्रोल किया जाए, कीमतें कम की जाए? नो वे। मैं ये कह रहा हूं कि यही जो इस वक्त अपना पीडीएम को रिवाइटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक बहाना मिल गया उनको प्राइसेस का। मैं भी अपसेट हूं, आम और लोग भी अपसेट हैं, बिल्कुल। लेकिन वो तो आप मुझे ये बताएं कि वो खुद जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। आज की खबर है, एक मीडिया चैनल बता रहा है, पता नहीं सच है क्या, उम्मीद करते हैं कि चले मान लेते हैं उनकी बात, उनकी खबर को, कि इत्तफाक शुगर फिल्म से 55,000 बैग्स ऑफ शुगर जो है ना वो कॉन्फिस्केट किए गए। भाई मुझे आप ये बताएं कि ये लोग तो यही तो हम कहते हैं माफिया और पॉलिटिकल का जो नेक्सस आपस में, कि ये एंटी पीपल एक्शन है। यही अवाम को पहले सफर करवाते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, सट्टेबाजी, जखीरतदोजी, फिर इन्हीं अवाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, बाहर लेके आते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना जी, और अपने पॉलिटिकल मामला को स्कोर को सेटल करने के लिए। तो एक तो ये बात है, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं मुनाफिकत है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने सही कहा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर कंपटीशन कमीशन ने 55 अरब या 50 अरब रुपए का फाइन किया है ये तमाम 10-12 बड़े शुगर मिल ओनर्स का, और उन्होंने स्टे ले ली है, भाई वो उनकी तो कोशिश होगी कि स्टे को सालों साल चले स्टे। लेकिन हुकूमत के जो लॉयर्स हैं, हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल के सारे लोग हैं, भाई इनके काम नहीं है कि ये जनाब हंगामा कर दें, हंगामा लीगल हंगामा कर दें कि जनाब आवाम सफर कर रही है, हमने ये 55 अरब रुपए रिकवर करने हैं, तो सर जरा आप ये स्टे तो वकेट करें। लेकिन वो स्टे गवर्नमेंट की तरफ से, अब इमरान खान साहब लगता है कुछ जागे हैं कि अच्छा, तो देखते हैं कि अब वो फरूक नसीम साहब और ये सारे लोग एडवोकेट जनरल पंजाब ये लोग ये क्या करते हैं। तो सुस्ती तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे आप ये बताएं कि ये जितने स्टॉक्स कॉन्फिस्केट हो रहे हैं पिछले 3 दिनों से, मैं टेक्निकल लेवल पे आ जाता हूं थोड़ा सा। भाई मलिया साहब, इतने बड़ी लाखों की तादाद में करोड़ों की मालियत की शुगर ये पकड़ी जा रही है, ये क्या उधर ही पड़ी रहेगी? पंजाब गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमने ये पकड़ी है, उसको रिकॉर्ड पे लेके आए 24 घंटे में, मैं कहता हूं चले 48 घंटे में दे शुड बी आउट इन द यूटिलिटी स्टोर, आउट इन द मार्केट, और लोगों को दे 90 रुपए के ऊपर। ये क्या जी हमने सील कर दिया? भाई क्यों सील कर दिया? आप कॉन्फिस्केट करें। माफिया को हिट करना तो हिट
हिट करें फिर माफिया को सही तरीके से। बिल्कुल ये नहीं कि गुडी गुडी तरीके से हमें भी खुश कर दिया, मीडिया को भी खबरें मिल गई और वो सील भी हो गया, लेकिन एक्चुअली वो उधर ही पड़ा हुआ जहां पे पड़ा होना चाहिए था। अंदर से ये सब लोग मिले हुए हैं जो भी ऐसी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस शुगर मिल की तरफ निशानदेही की, मैं बताती चलूं कि अहमदपुर शिरकिया की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। वो जो शरीफ बरादरान की बताया जा रहा है मुबैना तौर पर जो उनकी शुगर मिल एक जिसमें 55,000 टन की जो चीनी थी वो जखीरा अंदोजी का शिकार हो चुकी थी। और यही प्रिसाइजली एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, इमरान खान साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में रीसेंट तकरीर में इसको मेंशन किया कि सिंध में 3 ऐसी शुगर मिल्स थी जो जानबूझकर बंद की गई थी, जिसकी वजह से पंजाब में जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। तो ये आपको क्या लगता है कि अब वजीर आजम साहब भी, मतलब हमारे मुल्क पे मुझे कभी कभी इतना तरस भी आता है अवाम पे भी और इस मुल्क पे भी, कि हमारा वजीर आजम भी बेचारे हेल्पलेसली इस माफिया की हरकतें बता रहे हैं कि किस तरह से अवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उनके पास भी शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि वो जो वायबल हों, जिनसे वो वाकई हिट कर सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब का मशवरा बहुत जबरदस्त है कि ये सिर्फ गोदाम सील करने से फायदा नहीं होगा, इसको फौरी तौर पर मार्केट में आउट किया जाए। अभी कल हम खबर सुन रहे थे और जो हमने देखा भी, मीटिंग की डिटेल्स भी आई कि जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ्द मिला है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, और उन्होंने कहा कि जी अब हम मिलकर इन मसाइल का हल करते हैं। तो आपको लगता है कि कोई ये सिर्फ मट्टी झाड़ी गई है या वाकई कुछ होगा? देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट है इन सबके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी बात बड़ा है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पीटीआई के अंदर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ रिटायर्ड जर्नल, ये उन सब का एक गठजोड़ है बड़ा वाज़ेह तौर पर। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा जो गवर्नमेंट टॉपल गवर्नमेंट बनाई जाती है, हमारे यहाँ ये शुगर वाले जो लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट गिराने में और बनाने में भी बड़ा किरदार अहम रहा है और हमेशा से पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे हैं। आपके सामने मिसाल देने की जरूरत नहीं, ताजा तरीन मिसाल में भी अगर जहांगीर का रोल भी देख ले तो आप समझ सकते हैं। इससे पहले भी इशू जो है ना यहाँ ये सारा जो महंगाई का बोझ और ये सारा डाला जाता है वफाक पे। हालांकि हैरानकुन बात है कि 18वीं तरमीम के बाद डेली कमोडिटीज जितनी भी है वो तो सूबों के पास आ चुकी है। और ये हम जो इमरान खान को हरवे तनकीद, यानी बिलावल साहब भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बढ़ा रहे हैं, जहां नवाज शरीफ और ये सारे, भाई वफाक का ताल्लुक है क्या? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर आकर, जस्टिफाई करें इस बात को। यानी मैं एक सिंपल सी मिसाल आपके साथ देता हूं, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, ये स्ट्रेटेजिक इशू है कि जिसने सारे इस मामले को देखना है। चीनी के हवाले से जब ये मामला उठाकर वफाक तक लेकर गए तो वो मान लिया इस बात को, लेकिन कमाल की बात है कि वो 18वीं तरमीम का सहारा बनाकर अब लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन को चल रही है। और ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए कौन को कि नहीं भाई हम क्या करें कि सुबह लेकर बैठे हुए हैं। और दूसरी जहां तक बात है कि वो जो कीमत फिक्स की है वहां उन्होंने बाकायदा सूबों के हवाले से फिक्स की। अब घी की कीमत अगर आप उठाकर देख लें या गंदम की कीमत उठाकर देख लें, ये सब सुबह ही सब्जेक्ट है, लेकिन डाला वफाक पे जाता है। और 18वीं तरमीम के अंदर जो जादू चला है ना, वो जादू में एक जादू ये भी था। और ये सारी जो मैं इसीलिए देखे ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, एक दूसरे के हद तक इन्होंने बैठना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को फ्रंट लाइन पे खेलना चाहिए। वो आकर बताएं कि ये है वो माफिया। यानी जब इतनी मेहनत करके रिपोर्टें निकाल कर आपने सारा कुछ सामने ले आए तो उन रिपोर्टों के आप, यानी आप यूं ही ले लें आप कि मिसाल शुगर कमीशन के हवाले से पहले तो बात है कि यहाँ ये गलत किया कि मुख्तलिफ डिवाइड कर दिया, एससीसीबी करेगा, स्टेट बैंक करेगा, एफआईए करेगा, नैब, ये पहले दिन से काम अगर नैब को दिया होता तो ये जितने मसाइल पैदा अब हुए ना, यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी डंडी मार गई इमरान खान के साथ, यहाँ भी कमीशन के अंदर लोग बैठे फायदा दे के इस माफिया को कि वो इसको डिवाइड इतना कर गए हैं कि आप सारे मामला जो है ना एक दूसरे पे डाल दें। और ये जो काम आज भी अगर इमरान खान चाहते हैं कि इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए तो आज भी ये सारी इंक्वायरी उठाकर छोड़कर ये नैब के पास ले आए, नैब में एक जीआईटी बने जो इन लोगों को बैठ के, और कोई मुश्किल काम नहीं है। भैया होता यहाँ क्या है, यहाँ अभी क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ पर गंदम जो गन्ने की कीमत जो सरकारी रेट मुकर्रर किया है उस रेट में तो गन्ना खरीदना इन्होंने, उस गन्ने को उन्होंने सूखा बाहर खुश्क कर देना है, कोई मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं है। ये जो काम है ना सेक्टर कमोडिटीज, ये पूरे मुल्क के अंदर वी नीड टू हैव एन अथॉरिटी, यहाँ एक अथॉरिटी बनाए नेपरा की तरह, पेमरा की तरह, जो बैठकर यानी ये सूबों से निकाल दें
ताकि ये झगड़ा रहे ही ना। और बिल्कुल वफाकी ठीक। सतह पर अथॉरिटी जब पूरे पाकिस्तान में देखे तो फिर शायद सही। कोई उम्मीद पैदा हो सकेगी, लेकिन बजाय नजर नहीं आता बिल्कुल कि सही। हालात तो बेहतरी की तरफ एडवोकेट चले जाए। साहब जी, अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन वापस आएंगे तो अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछेंगे कि रेगुलेटरी बॉडी तो अच्छी बात है बना ली जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रेगुलेटरी बॉडीज जब किसी को जुर्माना करें या किसी चीज़ पर सरजनिश करें तो वो भी कानूनी पेचीदगियों के पीछे छुप जाते हैं। सो इन हवालों से ज़रा बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये महंगाई का जो तूफान है इसको कंट्रोल करने में किस तरह से हुकूमत क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकती है। उसमें मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बड़ी अच्छी सजेशंस दी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि जिस वक्त सिविल इंतज़ामिया किसी गोदाम को पकड़ लेती है कि वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ तौर पर की जा रही है तो उसको बजाय इसके कि आप सील कर दें, फौरी तौर पर उसको मार्केट में फेंकना चाहिए ताकि अवाम को फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि इन सारे छापों का, इन सारी कानूनी कार्रवाइयों का जो अल्टीमेट मकसद है वो अवाम की ज़िंदगियों में सहूलत मुहैया करना है। अब हम अगले ज़रा सेगमेंट में बात करते हैं जी, अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इस वक्त बहस का भी मरकज़ है। इस्लामाबाद में तमाम इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स में इस पर बहस की जा रही है। टीएलपी के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात हुए और जो एक मुआहिदा हुआ है जिसे अभी तक ताहाल इस हद तक खुफिया रखा गया है कि वो काबीना के मेंबरान के साथ भी तकरीबन खुफिया ही रखा गया है। वो किसी को अपने सोर्सेज से दो चार शिकें पता चल गई हों तो चल गई हों, लेकिन ऑफिशियली बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर काबीना मेंबरान को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि वो एग्जैक्ट मुआहिदा क्या हुआ है। अब टीएलपी से जो उनकी माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला हुआ, इस हवाले से कि हम आइंदा कोई इस सख्त एग्रेशन का मुजाहिरा नहीं करेंगे सड़कों पर, पंजाब हुकूमत के साथ जो उनके मामला तय हुए, उसके बाद अब वफाकी सतह पर हमने देखा कि एक सर्कुलर समरी मूव हुई है, सर्कुलेशन में है वो समरी, और वो जो वफाकी वज़रा को दी गई है, कुछ वफाकी वज़रा ने उस पर साइन अभी तक नहीं किए। तो इस हवाले से मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछना चाहूँगी कि क्या उन वज़रा का जो हमें बताया जा रहा है, खबर मिल रही है 2-3 के हवाले से कि वो डिसेंटिंग नोट अपना कल भेजेंगे, क्या ये पाकिस्तान के वफाकी वज़रा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या ये उनका हक नहीं बनता कि उनको सही तरीके से लूप में लिया जाए और उनको बताया जाए कि क्या मुआहिदा हुआ है, ताकि उनको पता हो कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक पीस डील हो गई, लेकिन इस हवाले से व्हाट इज़ द आइडियल वे टू गो अबाउट इट? डिबेट होनी चाहिए या नहीं काबीना में? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। देखें, लग ये रहा है कुछ वज़रा के ऐसे कमेंट्स आए थे जब ये अपना लॉन्ग मार्च चल रहा था, वायलेंस हो रहा था जी, कि जनाब इस ऑर्गेनाइजेशन को, इनको मिलिटेंट्स के तौर पे डील किया जाएगा, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें, जिस पे हमने बड़ा उस वक्त टीवी पे कहा था कि ये मत करें, ये पाकिस्तान के आम शहरी हैं। ठीक है, उनका अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना रिलीजियस स्लोगन है, और मानते हैं कि उन्होंने 5-6 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया है, वो भी गलत है। और ये भी है गलत है कि वो 2 दिन में उनका वायलेंस जो है वो शुरू हो जाता है जब वो लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं। तो दिस हैज़ टू एंड। इनको लेके आए पोलिटिकल मेन स्ट्रीम में और इनसे एक एग्रीमेंट होता है तो उसमें और अगर वो, मैं आपको बता दूं, अगर इस पीस डील के बाद अगर टीएलपी दोबारा कोई ऐसा कदम उठाती है जिसमें वो लॉन्ग मार्च टाइप करे और वायलेंस करे, गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, उनको एक चांस अब दिया जा रहा है, फाइनल चांस है, गवर्नमेंट शुड टेक देम टू द सुप्रीम कोर्ट कि जनाब इसको बैन करें, बिल्कुल नो पॉलिटिक्स फॉर देम। और इनको, जिसमें हमने भुट्टो साहब के दौर में एक पार्टी को बैन किया था, ये करना चाहिए। लेकिन मुझे दैट इज द रीजन, आपका जो सवाल है कि मुझे एक डिवीजन नजर आ रही है विद इन दी कैबिनेट मेंबर्स ऑफ इमरान खान। अब आप जो कह रहे हैं कि अब ये मामला इतना हसास है, सेंसिटिव है, कि इसका एक तरीका ये है कि चंद वो लोग जिनके व्यूज अभी इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ नहीं नजर आ रहे,
एक तरीका ये है कि द प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल देम टू हिज ऑफिस, हैव अ सेशन विद देम सेपरेटली, और उनके जो तहफ्फुज़ात हैं उनको दूर करें, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो टॉप लोग हैं वो भी, जाहिर बात है इस तमाम मामला में इन्वॉल्व हैं, वो भी उन मिनिस्टर्स को बताएं कि इस वक्त ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है कि TLP को बिल्कुल ये मिलिटेंसी की तरफ और वो रास्ता इख्तियार ना किया जाए। उनको ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करता कि जो 5 पुलिसमैन जो है उनकी डेथ हुई और दो ASI उनकी भी डेथ हुई, वो जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि उन्होंने हथियार उठा के उनको मारा, उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो आपको 1000-1500 तो उनके लोगों को मेरे ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने तो खुद इस चीज पे सपोर्ट कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज दिस कि जो डिसेंटर्स हैं 2-3 जो लोग होंगे, बजाय ये कि ये मामला फ्लॉप हो जाए और आगे का ना वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आगे ये चीज पास ना हो, प्राइम मिनिस्टर शुड टेक दोस डिसेंटर्स इनटू कॉन्फिडेंस। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये जो चूंकि आप कानूनी माहिर भी हैं, माहिर कानून है और सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर हैं, ये थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत TLP बाकायदा एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर हुई थी, जिसके बाद जब 15 अप्रैल को, गालिबन 15 अप्रैल 2021 को इसी साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने उनके गुज़िश्ता वो जो बड़ा वायलेंट सा एहतजाज था और यही इसी तरह मार कुटाई ये हुई, तो उसके बाद उनको प्रिस्क्राइब्ड पार्टी के तौर पर उन्होंने लेबल कर दिया था कि कलअदम है एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक नंबर 11B के तहत। तो क्या ये उस वक्त इनको कलअदम के तौर पर लेबल करना दुरुस्त था? क्योंकि ज़ाहिर है कानूनी फॉर्मेलिटी तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, इलेक्शन कमीशन काम करेगा, फिर फेडरल कैबिनेट अप्रूव करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो क्या ये जल्दबाजी में किया गया फैसला था या ये दुरुस्त था? और क्या अब उनसे कलअदम का लेबल हटाना दुरुस्त है या ये भी एक प्रेशर में आके एक स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है? मलिया, आपने जरा अच्छा किया ये बात जरा क्लियर कर दी कि कलअदम तो पहले दिन से ही नहीं है। ये जरा आपने क्लैरिटी के साथ मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11B के तहत आपने वजह फरमाया कि अप्रैल 2021 के दौरान बाकायदा सिर्फ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कहा कि वो चंदा इकट्ठा नहीं कर सकती, जो कंडीशनैलिटीज आपने 11B एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत दी है। तो अगर आपने कलअदम करार देना है, अगर तहलील करना है उस जमात को, तो वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 210 और 212 है। उसके तहत क्या है कि वफाकी हुकूमत ने पहले उसे डिक्लेयर करना है कि ये पाकिस्तानी सालबियत के खिलाफ काम कर रही है। अब ये इट इज नॉट एन इजी टास्क। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि भुट्टो साहब के दौर में एक सियासी जमात को कलअदम किया था, लेकिन वो कलअदम रह नहीं सकी थी। वो आज तक कोई तारीखी तौर पर ऐसा है नहीं है। एक सियासी जमात है, तीसरा बड़ा वोट बैंक था इनका, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अगर आपने उनको इलेक्शन प्रोसेस से निकालना है तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास मटेरियल कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई वायलेंट एहतजाज किया है, सड़कों पे आए हैं, आज तक किसी केस में सजा हुई है? और क्या वो वाकई उन्होंने इनफरादी तौर पर काम किए या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा था कि ये काम किया जाए? तो जब तक आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 210 और 212 के तहत पहले वफाकी हुकूमत इसको तहलील करेगी, डिक्लेयर करेगी, पहले डिक्लेयर करेगी कि ये पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव करेगी। जब अप्रूव करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना इसको तहलील कर देगा। तो आज तक ये तहलील नहीं हुई है। तो ये जो कहना ना, ये हमारे यहाँ आपको पता है फिलोसफर बहुत बैठे हैं ना मीडिया पे, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उनकी खिंचाई ठीक करती हैं। आपको पता है आपकी आवाम में पजीरा इस बात की वजह से है कि आप उनको चेहरा दिखाती हैं और वो गुमराह करते हैं। तो यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ। और दूसरी बात आप आ जाए, आपने जो सवाल किया, ये सबसे पहला काम था सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की गालबन उन्होंने बाकायदा इसको कह दिया है कि जो इनको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबल उतार दिया जाए। अब वफाकी हुकूमत के पास जाना है, वफाकी हुकूमत ने बाय सर्कुलेशन कर दे। अगर कोई मिसाल के तौर पर डाइसेंट नोट भी देता है, मेरी इत्तला यही है कि मेजॉरिटी ने उस जो पंजाब हुकूमत का जो फैसला है वो उसको मान लिया है और उनको साथ इजाजत दे दी है कि वो प्रोस्क्राइब के तौर पर उतर जाए, लेकिन साथ आगे
सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत कंडीशनैलिटीज लगाएगी और इन्हें उस पर पूरा उतरना पड़ेगा और सियासी धारा में आना चाहिए। हम तालिबान से तो अपना सुलह की बातें कर सकते हैं, वो चाहे मौलाना फजल रहमान हो या सब लोगों ने बैठकर, और उनको कौमी दायरे में लाने की बातें होती रही है। तो ये तो ऐसी एक सियासी जमात है कि जिन्होंने दहशतगर्दी नहीं, इनके अपना एक नुक्ता नजर है, उस नुक्ता नजर को एनफोर्स करने का तरीकेकार एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कौमी दायरे से निकाल दिया। बिल्कुल। और जी बात ये कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड नारा है जो हर मुसलमान, वो चाहे पाकिस्तान में बैठा हो या दुनिया के किसी भी कोने में वो मौजूद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सब कहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। उसमें यह कि अपने ही लोगों की जान लेना, और फिर ये कि वो पुलिस एहलकार भी जो शहीद हुए सारे तसादुम में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि कितनी ही यंग लड़कियां बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतने ही बड़े आशिक होंगे जो इनको शहीद करने वाले लोग खुद को आशिक कहते हैं, और जो टीएलपी के लोग भी जाहिर है कि सारे मामले में शहीद हुए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑनर इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए, एक नोबल कॉज को बचाने के लिए अपने तई जो अपने घरों से निकले, तो जाहिर है कि वो भी उतनी ही कीमती जाने हैं। हर सिटीजन की जान इतनी ही कीमती है जितनी किसी दूसरे सिटीजन की है, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नारा हमें यूनाइट करना चाहिए, इस नारे को हमें डिवाइड करने के लिए नहीं इसको इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खाली किसी को कलअदम कह देने से नहीं हो जाता कलअदम, जब तक आप उसकी कानूनी फॉर्मेलिटी ना पूरी करें। सो देखते हैं कि अब आने वाले कल परसों में 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा कि टीएलपी से कलअदम का लेबल हटता है नहीं। मुझे 90% यही लगता है कि फैसला हो चुका है कि ये हट जाएगा। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत के दंगल पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, आखिर में हमारे पास बहुत वक्त कम है, तो क्विकली अपने दोनों मौजूद मेहमानों से पूछते हैं कि अब ऑपोजिशन भी गेयर अप कर रही है कि लॉन्ग मार्च की सूरत में अब हम एहतजाज करेंगे। पहले सूबाई सतह पर एहतजाज होगा और फिर उसे हम लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट कर देंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ऑपोजिशन भले लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च करे, अपने शौक पूरे कर ले, हमें कोई ख़तरा नहीं इंशाल्लाह। सो ऑपोजिशन कहती है कि हम आपको घर भेज के रहेंगे इंशाल्लाह। तो ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये किसकी उम्मीद आपको ज़्यादा कवी लग रही है, और क्या ऑपोजिशन वाकई जेन्युइनली अवाम के इंटरेस्ट में निकल रही है? नहीं, मैं समझता हूँ पीडीएम जो है या आप अपोजिशन बोले, अब पता नहीं पीपल पार्टी उनको ज्वाइन करती है कब किस नहीं तरह करेगी अब तक के तो ज़राए के मुताबिक। चल अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन यू नेवर नो, एंड पॉलिटिक्स में एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। लेकिन एक बात है कि देखिए, पहले तो ये तकरीबन लोग डेड हो गए थे, पॉलिटिकली डेड थे एज अ मूवमेंट, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्राइसेस का जो बुरान आया, खासकर रिपीटेड ये पेट्रोल, गैस और ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो बढ़ी है, उसमें जो अवाम में एक बेचैनी और ये अपना जो रिजेंटमेंट है, बिल्कुल रिजेंटमेंट है, उससे पीटीएम को एक चांस मिल गया टू गेट रिवाइटलाइज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसको यकीनन वो अपने पॉलिटिकल अपना इंटरेस्ट के लिए वो इस्तेमाल करेगी। लेकिन एक चीज याद रखें, असूल तय हो चुके हैं पाकिस्तान में, किसी जलसे जुलूस, वायलेंस, एजिटेशन से हुकूमत नहीं गिर सकती। माजी में हमने देख लिया, फजल रहमान साहब मोस्ट रिसेंटली टीएलपी, उससे पहले इमरान खान और डॉक्टर कादरी साहब, ये सब गए इस्लामाबाद, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं गिरी उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी। अजहर सिद्दीक साहब, हमारे पास लास्ट मिनट है, क्या कहेंगे? नून लीग ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि वो लोग शामिल होंगे या नहीं, जो कल कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग होने जा रही है, पार्लियामानी कमेटी का इजलास है, पीपल्स पार्टी तो आएगी और पीटीआई भी आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये कौमी सलामती इशूज पर इकट्ठे हमें नजर आएंगे या ये हसरत ही रहेगी हमारी? ये वैसे आप याद रखिएगा, ये हसरत ही रहेगी, क्योंकि ये सियासी जमातों ने, मैं जो इतने अरसे में रहकर मैं सीख गया हूँ, इनका तरीकाकार यही है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर अपने अब बेसिकली इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है, पीडीएम का जलसा उठा लें, ये सारे मामला इन्होंने अवाम को इसी तरह बेवकूफ बनाना है, स्लोगन लगाने हैं, हर किसी के पास कोई अपना
अगर देखा जाए शाम की पटारी के अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं है जिसे अब आप कहें कि दिनों के अंदर मसाइल हल हो जाए। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने वन मस्ट एडमिट वो रख दी है और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जस्टिफाई करना। लेकिन साथ साथ हुकूमत को पॉजिटिवली ये देखे ना, ये चीजें सारी बतानी पड़ेगी, फीडबैक देने पड़ेगा, कहाँ वाकई हुकूमत का कसूर है, कहाँ सूबाई हुकूमत का कसूर है, कहाँ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है, किस तरह तमाम लोगों को एक पेज पे लाने की जरूरत है। आप लोगों ने सब्सिडी भी दी लेकिन उस सब्सिडी का एडवांटेज आप देख ले किसी को नहीं मिल सका और वो हम सब देख रहे हैं कि इसका ये जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, आपको अगर चाहते हैं तो आपको नीचे लेवल के ऊपर मामला को सेटल करना है। बिल्कुल ठीक, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब इमरान खान हुकूमत के पास एक्शन करने का बहुत ये वाइटल टाइम है, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलत हुए और अब आखिरी जो 2 साल बचे हैं जिसमें से आखिरी 8 माह से लेकर साल का वक्त तकरीबन इलेक्शन कैंपेन में सर्फ हो जाएगा। सो क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाएंगे कि वो अवाम से आइंदा भी वोट ले सकें। और असल तब्दीली, इट्स नॉट अबाउट वोट, तब्दीली की बात है कि निज़ाम को किस हद तक वो तब्दील करके जाते हैं। जो वादे वो करके आए थे और 25 साल जो वादे होते रहे उसमें वो किस हद तक उनको फुलफिल करने में कामयाब होंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।